अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। बच्चे की रूह ने उनकी नामों की वजाहत से ग्रेज किया, लेकिन मैं समझ रहा था कि वो इन तीनों नाम एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ रूप हैं। उस औरत का रमेश ने बड़ा बुरा अंजाम किया था। वो मेरे सामने बेचारी जलकर मर गई। बात अगर रमेश और गोपी तक महदूद रहती तो शायद मैं अंधेरे में रहता, लेकिन गुप्ता का नाम मेरे जहन में किसी सुर्ख रोशनी की तरह बार बार जल बुझ रहा था। नरेश चंद्र की फर्म के नाम के साथ गुप्ता का दुमछला क्यों लगा था? गुप्ता कौन था? नरेश चंद्र और गुप्ता का आपस में क्या ताल्लुक था? नरेश चंद्र की सालगिरह पार्टी में प्रताप से होने वाली गुफ्तगू भी एक मुहिम्मा थी। उसने अंजला के बारे में जो कुछ कहा वो महज दिल की भड़ास नहीं हो सकता था। जिस पुजारी को मैंने पहली बार ख्वाब में देखा, उसका जन्मदिन वाली पार्टी में शिरकत करना मेरे जहन में वो क्यों अभी तक टिक गया था? नादीदा बच्चे की रूह ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा जहन फिर जोगिया और रमेश के सिलसिले में उलझने लगा। जोगिया अगर प्रताप को रमेश के चुंगल से निजात दिला सकता तो वो रमेश का क्रियाक्रम करने की ताकत भी रखता था, लेकिन उसने गुरेज से काम क्यों लिया? अचानक फोन की घंटी बजी और मैं इस तरह चौंका जैसे कच्ची नींद से हड़बड़ा कर उठ गया हूँ। मैंने दीवार पर घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। इतनी सुबह मुझे कौन फोन कर सकता था? मैंने फिर सोचा। चौथी घंटी बजने पर मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, मैंने खुद को संभाल कर कहा। नाग बिच्छू। दूसरी तरफ से जोगिया का मखसूस कोड दोहराया गया और उसका हवाला देने वाली मनवाला के सिवा और कोई नहीं थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। तुम? हाँ, उसने संजीदगी से कहा। मुझे खुशी है कि तुम्हारा मिशन कामयाब रहा। मैंने यही कहा था ना कि पूर्णमासी की रात तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे मन में जवार भाटे की कैफियत है। मनवाला ने, जो इस वक्त यकीनन जोगिया की मावराई कुव्वतों के ज़ेरे असर थी, सपाट लहजे में कहा, तुम रंजनी और अंजला के बीच जो संबंध तलाश कर रहे हो वही डोर का दूसरा सिरा है जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने कहा, क्या मतलब? रंजनी और अंजला दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। मनवाला ने इस बार संजीदगी से कहा। रमेश ने नापाक कुव्वतों से उन दोनों को जहरीले नाग के जरिए अपनी कुंडली के बीच दबोच रखा है। मैंने पूछा, रंजनी और रमेश का आपस में क्या ताल्लुक है? जो बालक तुम्हारा हाथ थाम कर ले गया था वो तुम्हें इसका जवाब दे चुका है, मनवाला ने कहा। मैंने कहा, उसने मुझे कोई नहीं बताया। उसने यही कहा है वही ताल्लुक है जो किसी चालाक मकड़ी का अपने जाले में फंसी मक्खी से होता है। वो बदनसीब औरत कौन थी जिसे आग में जलाया गया? वो रमेश की रखेल थी जिसे गुप्ता का नाम दरमियान में लाने के जुर्म में जलाकर भस्म कर दिया। मैंने पूछा, गुप्ता कौन है? इस बार जवाब आया, वही जो तुम सोच रहे हो। मैंने कहा, इस वक्त तो कहाँ है? वो बोली, मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन में सुलगते ज्वालामुखी में उथल पथल हो रही है, लेकिन खुद को शांत रखो। जल्दी करोगे तो काम खोटा हो जाएगा। तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे बाप का कातिल कौन है? मैंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या रमेश ने तुमसे खुद नहीं कहा था कि असल हत्यारा वही है? जहाँ बच्चे की रूह मुझे ले गई थी, क्या तुम मुझे वहाँ नहीं ले जा सकते? मैंने तिल मिलाकर पूछा। धीरज से काम लो दानिश जी, मनवाला ने जोगिया की तरफ से कहा। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि पुरस्रार शक्तियों पर भी कुछ रोक टोक होती है। जो हद से फलांग जाए उसे ऊपर वाला भी क्षमा नहीं करता। लेकिन अभी केवल डोर का एक सिरा हाथ लगा है। मेरी बात काट कर कहा गया, अभी गुत्थियों को सुलझाने में कुछ तो वक्त लगेगा। मैंने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। जोगिया की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरा दिल गवाही रह रहा था कि रमेश के मुकाबले में वो ज्यादा ताकतों का मालिक है। आग में जलने वाली औरत ने भी रमेश से कहा था कि वो एक छोकरे को काबू नहीं कर सका और डींगे मार रहा है। औरत की बात सुनकर रमेश के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया और उसने कहा था कि वो भी हाथ आ जाएगा और जो 7 पर्दों में छुपा उसकी मदद कर रहा है उसको भी काबू कर लूँगा। उसने अपने मकसद में कामयाबी की खातिर किसी खूबसूरत हसीन लड़की को काली के कदमों में बतौर नजराना पेश करने की बात की थी।
बात वाज़ेह थी कि रमेश की नापाक कुव्वतें भी जोगिया का सुराग नहीं पा सकी। इस वक्त भी रमेश की कुव्वतों को मुंह की खानी पड़ी। जब जोगिया ने शोला भड़काकर प्रताप को इस चुंगल से निजात दिलाई और मेरे रिहाइश के गिर्द जोगिया का हिसार कायम हुआ, जिसे रमेश नहीं तोड़ सका। कार हादसे में भी जोगिया मुझे बचा लाया। अब जबकि डोर का एक सिरा जोगिया के हाथ में आ चुका था तो वो धीरज की रट लगा रहा था। आखिर क्यों? रमेश को ख़त्म करने से क्यों परहेज कर रहा था? कौन सी मसले ताड़ी आ रही थी? मनवाला की आवाज़ फिर गूंजी, ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश मत करो। जोगिया की नज़रें तुम्हारा हाल पढ़ रही हैं। क्या खरा है और क्या खोटा ये तुम नहीं जानते। याद रखो, हर काम के लिए एक वक्त होता है। तुम्हें भी उस वक्त का इंतज़ार करना होगा। अंजला को मेरी ज़ात से क्या दुश्मनी है? मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा। नरेश चंद्र को अगर हालात का इल्म है तो वो अभी तक खामोश तमाशाई क्यों बना है? तुम किसी नतीजे पर छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हो। मैं पहली फुर्सत में अपने बाप के कातिलों से इंतकाम लेना चाहता हूँ, मैंने जोशीले अंदाज में कहा। मेरे सर पर जोगिया का हाथ ना होता तो मैं अभी तक जिंदा ना होता, उसने कहा। मैंने कहा, मुझ पर एहसान जतला रहे हो। उसने मेरी बात काट कर कहा, सफ़ेद मोती को संभाल कर रखना, वो तुम्हारे लिए बड़ा काम आएगा। मैंने ठोस अंदाज में कहा, जोगिया, क्या तुम रमेश के मनूस और नापाक वजूद को ख़त्म नहीं कर सकते? लेकिन मेरी बात का जवाब देने के बजाय दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। मेरे सवालात फिर वैसे के वैसे रह गए। मैंने जोगिया की हिदायत पर सफ़ेद मोती को संभाल कर रख लिया। उसने यही कहा था कि वो मोती मेरे लिए बड़े काम की चीज़ है। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि अचानक माँ जी आ गई। उन्होंने बड़ी अजीब से अंदाज में दरवाज़ा खटखटाया। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो बुरी तरह नर्वस थी। क्या बात हुई अम्मी, खैरियत तो है? मैंने परेशान लहजे में कहा। उन्होंने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए परेशानी से कहा, अभी बेगम नफीस का फ़ोन आया था, फाखरा की हालत बिगड़ गई। क्या हुआ फाखरा को? उस पर अजीब सा दौरा पड़ा है। बेगम नफीस बता रही थी कि पता नहीं दीवानों की तरह क्या क्या कह रही है। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और हम फाखरा के घर की तरफ चल पड़े। मेरा दिल परेशान था। शायद रमेश कोई दौर चल चुका था। बेगम नफीस की कोठी तक पहुंचने में हमें 20 मिनट लगे। कोठी के बाहर की जलती रोशनियां और मुलाजमों की भाग दौड़ बता रही थी कि वहां अफरा तफरी का आलम है। मैं किसी रोक टोक के बगैर लाउंज तक पहुंच गया, जहां नफीस बेगम फाखरा को पकड़े बैठी थी। एक मुलाजमा भी उनका हाथ बटा रही थी। फाखरा के बाल खुले थे, उसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। माँ ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया? बेगम नफीस ने कहा, पिछले 1 घंटे से इसकी यही हालत है, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है। माँ ने पूछा, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया? अभी फ़ोन तो किया है, अब लोग आए हैं तो मैं दोबारा फ़ोन करती हूँ, उसने कहा। दानिश, माँ ने मुझे मुखातिब किया, तुम जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करो। फाखरा मुझे बड़ी खूनखार नज़रों से घूर कर बोली, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, साड़े फसाद की जड़ तुम ही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कच्चा चबा डालूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। होश में आओ फाखरा, बेगम नफीस ने उसे कहा। दानिश मियाँ की शान में गुस्ताखी क्यों कर रही हो? उसने मुझे लाल पीली नज़रों से घूरते हुए कहा, मैं देख रही हूँ मेरे सामने कौन खड़ा है, यही मेरा दुश्मन है, मैं अभी इसे भून कर खा जाऊंगी, मुझे इसी की तलाश थी, छोड़ो मुझे। वो खुद को छुड़ाने लगी तो माँ ने उसे ज़ोर से थाम लिया। छोड़ दे बुढ़िया, हट जा मेरे रास्ते से। फाखरा ने माँ को हिकारत से घूरा। मैं वो सारे जाल तोड़ डालूंगी जिसने तुम दोनों को पनाह दी है। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं सरोजनी हूँ। मैं मरघट की राख से नया जन्म लेकर आई हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसे जलाकर राख तक कर दूंगी। बस कर, चुप हो जा फाखरा, चुप हो जा। बेगम नफीस ने उसे डांटा। खुद को संभाल, तू सरोजनी नहीं, तू मेरी बेटी फाखरा है। नहीं, मैं फाखरा नहीं, मैं सरोजनी हूँ, फाखरा ने दीदे नचाते हुए कहा। एक बार पहले भी मैं माई के चरणों में भेंट दे चुकी हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं सबको जलाकर राख कर दूंगी। माँ ने बुखलाकर कहा, इस बच्ची पर तो कोई असर होता है। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। फाखरा जो खुद को सरोजनी कह रही थी, आयतल कुर्सी सुनकर और बेकाबू हो गई। मैं दम बखुद उसकी हालत देख रहा था। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि रमेश ने जोगिया को बेनकाब करने की खातिर किसी सरोजनी की बदरू को फाखरा के जिस्म में घुसा दिया है। 3 औरतें उसे बुरी तरह जकड़े थीं और वो खुद को उनकी कैद से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी। उसकी निगाहों में शोले भड़कते नजर आ रहे थे। अचानक उसने सीधा हाथ पूरी शिद्दत से झटका तो मुलाजमा चकरा कर दूर जा गिरी। बेगम नफीस कमर में हाथ डालकर बेटी से लिपट गई।
ملازمہ دوبارہ اٹھی لیکن اس بار چیخ مارتی پاگلوں کی طرح باہر نکل گئی، جیسے اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہو۔ فاخرہ نے مجھے تیز نظروں سے گھور کر دیکھا۔ تو کھڑا کیا تماشا دیکھ رہا ہے؟ اپنے اس حمایتی کو بلا جس نے تجھے شیشے کے خول میں قید کر رکھا ہے۔ آج میں اس سے بھی 2 ہاتھ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ چوہے کی طرح بل میں چھپا بیٹھا ہے، اسے میری نظروں کے سامنے لا۔ سروجنی اس کا کریا کرم کرنے کی بھی شکتی رکھتی ہے۔ اپنے جملے کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا تو بیگم نفیس اور میری ماں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ خود کو آزاد کرا کے وہ صوفے پر نیچے آ گئی۔ اس کی شعلہ بار نظریں مجھ پر ٹکی تھی۔ سفید موتی کو پانی میں ترنت ڈبو کر اس کا چھینٹا مارو فاخرہ پر۔ جس پلید آتما نے اسے گھیر رکھا ہے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جوگیا کی آواز میری کانوں میں گونجی، شاید وہ قدرت کا اشارہ تھا۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت سفید موتی کو ہاتھ میں لیا۔ میں تیزی سے بھاگتا عبور کر کے کچن لاؤنج میں گیا، ایک ڈونگے میں پانی بھر کر سفید موتی اس میں ڈالا اور دوبارہ لاؤنج میں آیا، جہاں نفیس بیگم نے پھر بمشکل فاخرہ کو قابو کر رکھا تھا اور والدہ بھی ساتھ تھی۔ اب چھوڑ دے اسے آنٹی، میں نے بیگم نفیس سے کہا۔ میں نے مولوی صاحب کا ایک دم کیا ہوا پانی اس پر پھینکنا ہے جو فاخرہ کو سروجنی کی قید سے نجات دلائے گا۔ فاخرہ چیخنے لگی، نہیں میں مر جاؤں گی لیکن اس کے شریر کو نہیں چھوڑوں گی، میں دیکھ لوں گی تجھے بھی اور تیرے مولوی کو بھی۔ بیگم نفیس فاخرہ کو چھوڑتے ہچکچا رہی تھی لیکن فاخرہ نے زور لگا کر خود کو آزاد کرا لیا۔ پھر کسی چڑیل کی طرح ہاتھوں کو پنجے کی شکل دے کر میری طرف بڑھی۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر پانی اس پر پھینک دیا۔ پانی کے پھینکتے ہی سارے دم خم نکل گئے۔ وہ چکرا کر قالین پر گر پڑی۔ میں نے 2-3 چھینٹے اور دیے تو اس نے ہاتھ پیر مارنے بند کر دیے۔ آنکھیں بند کر کے بے حس و حرکت ہو گئی جیسے گہری نیند میں ہو۔ دانش بیٹے، یہ فاخرہ میری بیٹی۔ بیگم نفیس کوئی جملہ پورا کرنے سے قاصر تھی، ان کے چہرے پر وحشت تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی، آنٹی خدا پر بھروسہ رکھیں، اب کوئی گندی بلا اس کو پریشان نہیں کرے گی۔ ماں نے کہا، لیکن میری بیٹی اچانک خاموش کیوں ہو گئی؟ میں نے انہیں سمجھایا، پریشان نہ ہو، جس گندی روح نے فاخرہ کے جسم پر قبضہ کیا وہ پانی کے چھینٹوں سے بھاگ گئی، اب یہ ٹھیک ہے۔ بیگم نفیس نے تشکرانہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ پھر فاخرہ کے قریب بیٹھ کر اس کے بال سلجھانے لگی۔ میں نے جس پانی کا چھینٹا اسے دیا تھا اسے کسی بوتل میں محفوظ کیے دیتا ہوں، آنٹی یہی پانی فاخرہ کو پلاتی رہیں، باقی میں مولوی صاحب سے دوبارہ ملاقات کر کے بتاؤں گا۔ میں نے ماں کو جواب دیا اور پھر کچن میں جا کر باقی پانی ایک بوتل میں ڈال کر انہیں دیا۔ پھر میں دوبارہ لاؤنج کی طرف جا رہا تھا جب جوگیا کی آواز ابھری، رمیش کوئی دوسرا خطرناک وار بھی کر سکتا ہے، بیگم نفیس کو سمجھا دو کہ لڑکی کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ سروجنی کی آتما جل کر خاک ہو گئی۔ چنتا مت کرو، میں تمہاری فاخرہ کا بھی دھیان رکھوں گا۔ میں نے پوچھا، کب تک؟ وہ کہنے لگا، میں تمہارے من میں ہونے والی ہلچل دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، صرف دیکھتے ہی رہو گے یا کچھ کرو گے بھی؟ کہنے لگا، گھبراؤ مت، کھیل کے انت یعنی ختم ہونے کا سمے اب قریب آ چکا ہے۔ تم نے عقل مندی کی جو سفید موتی ساتھ لے آئے، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ میں نے تمہاری فاخرہ کی ماتا کو اگر ٹھیک سمے پر چوکنا نہ کیا ہوتا تو سروجنی کی گندی آتما اسے بھیٹ چڑھانے کے کارن لے جا سکتی تھی۔ رمیش یہی وچار کر رہا ہے کہ کسی سندری کی بھیٹ دے کر وہ اس دیوار کو گرا دے گا جو میرے اور اس کے درمیان کھڑی ہے۔ بالک کی آتما نے بھی تمہیں یہی بتانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے فاخرہ کی قربانی والی بات سن کر سوال کیا، اب تم کس انتظار میں ہو؟ سفید موتی کی رکشا اپنی جان سے زیادہ کرنا۔ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر گیا۔ پھر میں نے ایک دو اور سوال کیے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیگم نفیس نے کہا، بیٹا میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ اگر تم مولوی صاحب کا وظیفہ بر وقت یاد نہ کیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم مولوی صاحب کو بلا کر ہماری بچی کو ایک مرتبہ دم کرا دو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا ان کا تو اس کے علم میں بھی نہیں تھا۔ میں کچھ دیر انہیں تسلیاں دیتا رہا، پھر والدہ کو وہیں چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ گزشتہ رات کے تجربے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فاخرہ کی کیفیت سے مجھے بڑا صدمہ ہوا تھا۔ جوگیا نے کہا تھا اگر اس نے بر وقت مداخلت نہ کی ہوتی تو سروجنی کی بدروح فاخرہ کو بھینٹ چڑھا دیتی، لیکن میرا ضمیر مرتے دم تک مجھے کچوکے لگاتا رہتا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ ناشتے کی میز پر بھی میرا ذہن پریشانی میں تھا جب ماں کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ فاخرہ ہوش میں آ گئی اور نارمل ہے۔ دیوانگی کی حالت میں جو حرکتیں اس سے سرزد ہوئیں اس کے بارے میں اسے کچھ یاد نہیں۔
सुबह उठकर उसने हस्बे मामूल काम सर अंजाम दिए। माँ ने मुझे पाबंद किया कि मैं पहली फुर्सत में मौलवी साहब को लेकर जाकर फाखरा पर दम करा दूं। मैं सफ़ेद मोती के बारे में माँ को नहीं बता सकता था। मैंने कहा मैं मौलवी साहब को लाने की पूरी कोशिश करूंगा। 2 घंटे बाद मैं बेगम नफीस की कोठी पहुंच गया। फाखरा को एक नज़र देखने के बाद मुझे तसल्ली हो गई। मौलवी साहब के सिलसिले में मैंने यही बहाना किया कि उन्होंने दम की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो कहते हैं जो पानी बोतल में है वही उसे दे दिया जाए। जोगिया ने गुज़श्ता रात वादा किया था कि वो फाखरा का ख्याल रखेगा, इसलिए मुझे फ़िक्र नहीं थी। 2 बजे मैं दफ्तर पहुंचा तो कुछ कारोबारी हजरात मुझसे मुलाकात के लिए मौजूद थे। सबसे अहम मसला मेरे बाप का कत्ल था। जोगिया के कहने के अलावा खुद रमेश ने भी इस बात का इकरार किया कि उसने सूद के कच्चे धागे पर सफली का गंदा अमल करके मेरे बाप की जान ली थी। मगर क्यों? मेरे बाप से उसे क्या दुश्मनी थी? वो दूसरा कारोबार कौन था जिसका जिक्र जोगिया ने दबी जुबान में किया? मेरी माँ ने भी वालिद साहब के किसी दूसरे कारोबार की तरदीद की, लेकिन ये बात भी बड़ी संजीदगी से कही थी कि अगर कोई रकम का मुतालबा कर रहे हैं तो मैं उसे रकम अदा कर दूं। माँ की ये बात भी मेरे लिए एक मुहिम्मा थी। अगर वालिद साहब का कोई दूसरा कारोबार नहीं था तो फिर माँ ने इस मन गढ़ंत बात को अहमियत क्यों दी? वो कौन सी बात मुझसे छुपा रही थी? मैंने नरेश चंद्र के बराह रास्त नंबर पर कॉल की। दूसरी तरफ से उनकी आवाज़ उभरी, मैं दानिश बोल रहा हूँ अंकल। मैं संभल कर बैठ गया। अरे मेरे भाग्य जो तुमने मुझे फ़ोन किया, नरेश चंद्र ने प्यार से कहा। कारोबार कैसा चल रहा है? अंकल आपकी कृपा है। कैसे याद किया? मुझे आपसे मिलकर कुछ बात करनी है, मैंने कहा, ख़ास तौर से वालिद साहब के दूसरे कारोबार के सिलसिले में। नरेश चंद्र ने हैरत का इजहार किया। दूसरा कारोबार? मैं समझा नहीं, तुम किस कारोबार की बात कर रहे हो? जहाँ तक मेरे इल्म में है मैं तो अपने दोस्त कबीर अहमद के एक ही कारोबार से वाकिफ़ हूँ, उन्होंने कहा। मैं खुद भी हैरान हूँ कि किसी को मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। क्या मतलब? दूसरी जानब से कहा गया। क्या तुम मुझे उसका नाम बताना पसंद करोगे जिसने दूसरे कारोबार की बात की है? मैंने सोची समझी स्कीम के तहत कहा, अंकल उसने अपना नाम नहीं बताया। किसी ने फ़ोन पर बात की थी। कोई कारण बताया उसने? जी हाँ, उसने 1,75,000 वाली मैंने वही कहानी सुना दी जो मैं माँ को सुना चुका था। नरेश चंद्र ने कहा, कोई फ्राडिया होगा, तुम किसी के चक्कर में मत आना। आप बेफिक्र रहें अंकल, मैं इतना बच्चा नहीं कि बगैर मालूमात के इतनी बड़ी रकम गवा दूँ। क्या उसने तुमसे मिलने की बात की? मेरा मतलब है कि इसकी रकम के सिलसिले में किसी नाम पते की। मैंने अभी उससे यही दरियाफ्त किया था, लेकिन उसने मैं ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि वो दूसरे पार्टनर से मशवरा करके मुझे कॉल करेगा। नरेश चंद्र ने कहा, तुमने मुझसे मिलने की बात की है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात भी ज़रूर है जो तुम फ़ोन पर। मैंने तेज़ी से कहा, अंकल आप ठीक कह रहे हैं, मैं मिलकर ही आपको तफसील बताऊंगा। उन्होंने कहा, अभी आ जाओ। क्या हम दफ्तर के अलावा किसी और जगह मिल सकते हैं? मैंने कहा, बात कुछ ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि दफ्तर वालों को हमारी मुलाकात का पता चले। मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, हो सकता है दूसरे कारोबार की बात करने वाला हमारा कोई अपना आदमी हो जो हमारे हालात से वाकफियत रखता हो और मुझे ब्लैकमेल करना चाहता हो। मैंने बात बनाई। ओ आई सी, मैं तुम्हारी बात समझ गया। नरेश चंद्र ने एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम ऐसा करो, रात 8 और 8:30 बजे के करीब कॉन्टिनेंटल के रूम नंबर 318 में आ जाओ। मैं वहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। अंकल क्या मैं उम्मीद रखूं कि इसकी मुलाकात के बारे में? अरे डोंट वरी माय सन, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर फ़ोन बंद कर दिया गया। 5 बजे मैंने बेगम नफीस के घर फ़ोन करके फाखरा की तबीयत पता की तो पता चला वो ठीक है। फिर मैं दफ्तर से जाने के लिए उठा तो इंटरकॉम का बजर उठा। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से कहा गया, नाग बिच्छू। जोगिया का मखसूस कोड था। मैंने कहा, क्या बात है? उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने सही कदम उठाया। मैंने संभल कर कहा, क्या मतलब? नरेश चंद्र से तुम्हारी मुलाकात अच्छी साबित होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसे ये ना बताना कि प्रताप ने तुमसे अंजला देवी के बारे में क्या कहा। क्यों? क्या नरेश चंद्र को इन बातों का इल्म नहीं है? हो या ना हो, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना। मैंने कहा, और कुछ? क्या रमेश को इस बात की खबर नहीं होगी कि तुम नरेश चंद्र से मिलने जा रहे हो? मैं समझा नहीं। समझने की कोशिश करो भोले आदमी, वरना तुम्हारे साथ दूसरे की लुटिया भी डुबो देगी। मेरी ध्यान से सुनो बात। रमेश तुम्हारी तरफ से आंख और कान बंद किए नहीं बैठा होगा। उसके जंतर मंतर के बैरों ने उसे अब तक ये बात पहुंचा दी होगी कि आज तुम्हारी और नरेश चंद्र की मुलाकात होने वाली है। मैंने पूछा, फिर मुझे क्या करना होगा? अगर मैं तुम्हें ना बताता तो तुम बेध्यानी में चोट खा जाते।
अब वो वक्त करीब आ रहा है जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फूंक फूंक कर कदम उठाना, दफ्तर से निकलकर सीधे घर जाना, घर पर कोई मुलाकाती आए तो बहाना कर देना, सफ़ेद मोती मुंह में रखकर कोठी से निकलना, कॉन्टिनेंटल तक जाने के लिए बस और पैदल का रास्ता इख्तियार करना, रास्ते में किसी कीमत पर किसी के सामने ज़ुबान न खोलना, कमरा नंबर 318 में जाने के लिए भी लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या इस तरह रमेश की ताकतें मेरा पीछा नहीं करेंगी? अरे भाई, मोती मुंह में रख लेने के बाद तुम किसी को नज़र नहीं आओगे। खुश्क जवाब मिला। बच्चे की आंख वाला पेपर वेट भी साथ ले जाना मत भूलना। होटल के कमरे में पहुंचकर खुद को और नरेश को मंडल में बंद करना। बाहर का ध्यान मैं रखूंगा। मंडल खींचने का क्या तरीका होगा? मैंने कहा। वही जिसे तुम्हारी माता ने पढ़ पढ़ कर फाखरा पर फूंका है। 3 बार वही चीज़ पढ़कर आंख के इशारे से दायरा खींच लेना। शाम 7 बजे जब मैं आईने के सामने खड़ा तैयारी कर रहा था तो मुलाजिम ने मेरे जनरल मैनेजर के आने की इतला दी। वो साल 6 महीने में जब भी आते कोई ना कोई अहम काम होता। मुलाजिम की ज़ुबानी उनके आने की इतला पाकर मेरे कदम बाहर उठने लगे, लेकिन मेरे कान में जोगिए की आवाज़ आई, अगर घर पर मिलने आए तो उसे टाल देना। मेरे कदम रुक गए। मैंने मुलाजिम से कहा वो मेरे सोने का बहाना करके मैनेजर को टाल दे। मुलाजिम के जाने के बाद मैं कमरे में आ गया, सफ़ेद मोती निकाल कर मुँह में रखा, फिर दरवाज़ा ला करके लाउंज में आया और फिर मैं बाहर निकल आया। ठीक 8:15 बजे मैंने कॉन्टिनेंटल होटल की 3री मंजिल पर पहुंचकर उसी कमरे पर दस्तक दी। 1 मिनट बाद खुद नरेश चंद्र ने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहां किसी को मौजूद ना पाकर उसे हैरत हुई। वो दरवाजे से बाहर आकर राहदारी में इधर उधर देखने लगा। सफ़ेद मोती की वजह से मैं किसी को नज़र नहीं आ रहा था। 2 मिनट बाद नरेश चंद्र भी कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया, फिर अपनी घड़ी देखने लगा। मैंने जोगिया की हिदायत के मुताबिक 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर कमरे को हिसार में लिया, फिर मोती निकालकर जेब में रख लिया। नरेश चंद्र का मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए वो मुझे देख नहीं रहा। फिर जब मैंने उसे मुखातिब किया तो वह हैरत से उछल पड़ा, जैसे किसी ने रिवाल्वर उसकी कनपट्टी पर रख दिया। अरे दानिश, तुम कब आए? नरेश चंद्र ने मुझसे पूछा। आप राहदारी में खड़े दूसरी तरफ देख रहे थे जब मैं कमरे में आ गया। मैंने झूठ से काम लिया। हैरत की बात है भाई। दस्तक की आवाज़ सुनकर खुद मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन तुम नज़र नहीं आए। अक्सर ऐसा होता है अंकल। वो बेयकीनी के आलम में सर हिलाने लगे। अच्छा भाई, फ़ोन करने वाले ने तुमसे क्या बात की थी? मैं तफसील जानना चाहता हूँ। अंकल, उसने अपना नाम जाहिर नहीं किया था। वो मेरे वालिद के साथ किसी कारोबार में 25% का हिस्सेदार था। मैंने एक फर्जी कहानी सुनाई। कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। उसे मेरे बाप की मौत की इतला भी गैर मुल्क में ही मिली, लेकिन कुछ उलझनों की वजह से वो आ नहीं सका। अब वो 1,75,000 का मुतालबा कर रहा है। नरेश चंद्र ने कहा, क्या उसने तुम्हें यह बताया कि उस के पास कोई दस्तावेजी सबूत है जो उसे तुम्हारे पिता के और उसके दरमियान कारोबार का भागीदार साबित कर सके? मैंने सोचकर कहा, जी नहीं। उसने मेरे पूछने पर इतना बताया कि मेरे वालिद साहब चूँकि ईमानदार थे, इसलिए उसने किसी किस्म की लिखत पढ़त करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अगर अपनी बात में वज़न पैदा करने की खातिर उसने ये भी कहा कि कोई बेईमानी करनी होती तो वो लंबी रकम का मुतालबा भी कर सकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर नरेश चंद्र ने पूछा, क्या उसने कारोबार की नोयत बताई? जी नहीं अंकल। तुमने मुझे फ़ोन पर बताया था कि उसने अपने किसी पार्टनर से मशवरा करने का कहा था। जी हाँ अंकल, उसने यही कहा था। फ़ोन करने वाले ने पार्टनर के सिलसिले में किसी गोपी का नाम लिया था। नरेश चंद्र गोपी का नाम सुनकर कसमसा गया। मेरा अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर ज़ाया नहीं गया। गोपी का नाम सुनकर नरेश चंद्र ने बुरा सा मुंह बनाया, जैसे खाने के दौरान कोई हड्डी का टुकड़ा उनके दांतों के दरमियान आ गया हो। मैंने लोहा गर्म होते देखकर दूसरी ज़रब लगाई। जी हाँ, उसने मुझे बावर कराने की कोशिश की कि उसका पार्टनर गोपी किसी और बड़े आदमी के साथ कारोबार कर रहा है। जवाब में नरेश चंद्र ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो मेरी की हुई बात की सच्चाई के सिलसिले में अजीब सी उलझन का शिकार हो। मैंने दबी ज़ुबान में वालदा से भी उस फ़ोन का जिक्र किया। उनका भी यही ख्याल था कि वालिद साहब का कोई फर्जी कारोबारी शरीक बनने की कोशिश कर रहा है जो तुमसे रकम इटना चाहता है, लेकिन जब मैंने गोपी के नाम का जिक्र किया तो उन्होंने फ़ैसला बदल दिया। नरेश चंद्र ने पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? उनका मशवरा है कि मुझे छानबीन के बगैर रकम दे देनी चाहिए। कोई वजह नहीं बताई तुम्हारी माता जी ने? नरेश चंद्र ने पूछा। जी नहीं, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई।
क्या तुम्हें याद है कि कॉल करने वाले ने गोपी का नाम लिया था? नरेश चंद्र ने पूछा। जी हाँ अंकल, मेरा भी एक ख्याल है कि 1,75,000 की रकम जिंदगी से ज्यादा नहीं होती। क्या मतलब? नरेश चंद्र ने मुझे गहरी नजरों से देखा। किसी की जिंदगी से क्या मुराद है? अंकल, मैंने बदस्तूर गुत्थी सुलझाने की एक और कोशिश की। आपके जन्मदिन वाली रात बिजली का अचानक चले जाना, किसी पुजारी का मेरे पास आना और फिर उस पर कातलाना हमला होना, क्या ये सब इत्तफाकिया हादसात कहे जा सकते हैं? नरेश चंद्र के चेहरे पर परेशानी थी। तुम मुझे बताना क्या चाहते हो दानिश? उस पुजारी ने मुझे यही कहा था अंकल कि अगर मैंने मतलूबा रकम 10 रोज़ के अंदर अदा ना की तो पुरस्रार ताकतें मुझे जला देंगी, मैंने कुछ मद्दम लहजे में कहा। फिर उस जुमले के फौरन बाद ही किसी ने उस पर कातलाना हमला किया और वो भाग गया। लेकिन नरेश चंद्र ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। कमरे में खासी खामोशी थी। मैं अपनी जगह नरेश चंद्र के चेहरे के तासुरात देख रहा था। वो चलते चलते खलाओं में घूरने लगता, जैसे कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। दानिश बेटा, उसने दोबारा सोफे पर बैठकर थके अंदाज में कहा, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे बाप के कितने एहसानों के बोझ तले दबा हूँ। वो इंसान नहीं, देवता थे। अगर मैं पूरा जीवन तुम्हारे ख़ानदान की सेवा करता रहूँ तब भी तुम्हारे एहसानों का बदला नहीं उतार सकता। उन्होंने जैसी दोस्ती निभाई कोई नहीं कर सकता। वो वक्त मेरे लिए कठिन था जब मेरी इज्जत दांव पर लगी। मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे बाप ने मेरी खातिर अपना जीवन भी भेंट दिया। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैंने हैरत से पूछा। मेरे वालिद की मौत का भला आपसे क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है बेटा, नरेश चंद्र ने होंठ दबाते हुए कहा। मैं तुम्हारी माँ का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज तक जुबान बंद रखी, मगर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे खुशी थी कि अब नरेश चंद्र खुद ही इन राजों से पर्दा उठाने की खातिर आमादा नजर आ रहा था, जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी थी। कमरे में चंद लम्हे तक मौत का सा सन्नाटा छाया रहा। फिर नरेश चंद्र की आवाज़ उभरी। अगर वो जिंदा है तो फिर अंजला को भी इस बारे में ज़रूर खबर होगी। लेकिन मैंने अंजला का नाम सुनकर वजाहत की। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसी हराम के तुख्म गोपी की, जिसका तुम्हें फ़ोन पर हवाला दिया गया था। नरेश चंद्र ने हिकारत का इजहार किया। क्या आप उससे वाकिफ़ हैं? मैंने चौंकने की अदाकारी की। हाँ, उसी का नाम गुप्ता है जो मेरे कारोबार के साथ जुड़ा है, नरेश चंद्र ने बल खाकर कहा। वही दुष्ट और पापी है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा रोग है। नासूर बनकर मेरी छाती से लिपटा है, जोंक की तरह आज तक मेरा खून पीता रहा। धन आनी जानी चीज़ है बेटा। 5-10 लाख की रकम मेरे लिए हाथ के मैल से ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर इज्जत चली जाए तो फिर मंच किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। इसी कारण मैं भी मजबूर हो गया। लेकिन अंजला, नरेश चंद्र कुछ कहते कहते खामोश हो गया। फिर किसी हारे हुए जवारी की तरह बोला, उसने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। आज भी वो मेरी नज़रों से गिर गई, जिसे अपने जीवन का सबसे मजबूत सहारा समझा। हमने अग्नि के फेरे लिए और जीने मरने की कस्में खाई। इस शुभ घड़ी मैंने अपने खून से उसकी मांग में सिंदूर भरा, और एक मेरा वो अनमोल मित्र जिसने मेरी खातिर अपना जीवन दान दिया, उसका एक और साथी भी मारा गया। मैं अभागी, तन्हा सारा गम भुगतने के लिए जिंदा हूँ। अब मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। नरेश चंद्र बड़ी तफसील से अपनी और अंजला की शादी की बातें करता रहा। फिर कहने लगा, मुझे शुरू ही से अंजला का पंडित पुजारियों से मिलना और उनका अपने घर आना जाना पसंद नहीं था। ये बात नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ। भगवान की कृपा है कि मैं पूजा पाठ और धर्म कर्म के मामले में पाबंद हूँ, लेकिन पंडित पुजारियों से मेल मिलाप बढ़ाना मुझे पसंद नहीं। लेकिन अंजला के पिता चूंकि खुद एक मंदिर के पुजारी थे, इसलिए वो इन चेलों की सेवा करना अपना धर्म समझती थी। नरेश चंद्र ने अपनी बात जारी रखी। शुरू में मैं अंजला को टोकता रहा, लेकिन फिर मैं कारोबार में ऐसा उलझा कि मैंने उसे टोकना बंद कर दिया। अंजला का कहना था कि पंडित पुजारी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो जीवन सुखी रहेगा और कारोबार भी चमकेगा, और ऐसा ही हुआ। एक पंडित ने कहा था कि मैं बड़ा व्यापारी सेठ बनूंगा, और देखते ही देखते उसका कहना सच हुआ। मेरे कारोबार के साथ साथ धन दौलत की रेल पेल हुई तो मैंने अंजला को रोकना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा बुरा था। अंजला के पिता का देहांत हुआ तो रंजनी भी अंजला के पास आ गई। वो बड़ी भोली भाली और सुंदर लड़की थी। उसके आने से अंजला का मन बहल गया।
रमेश गुप्ता नामी एक पुजारी ने रंजनी के साथ प्यार का नाटक रचाकर उसके जीवन में जहर घोल दिया, जो कि एक नारी के जीवन का बड़ा पाप होता है। अंजला को जब पता चला तो उसने रमेश गुप्ता के साथ रंजनी की शादी की बात की। रमेश गुप्ता ने पहले तो कुछ दिन टाल मटोल की, फिर ये कहकर इनकार कर दिया कि रंजनी के ताल्लुकात सिर्फ उसी के साथ नहीं बल्कि औरों के साथ भी हैं। अंजला खून का घूंट पीकर रह गई। उसने रमेश गुप्ता के ऊपर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उस पापी ने मुंह मोड़ लिया। नरेश चंद्र एक लम्हे को खामोश हो गया। उसके चेहरे पर कर्ब के असरात थे। वो मुझसे आंखें नहीं मिला रहा था। फिर उसने कहना शुरू किया, रमेश गुप्ता रंजनी के शरीर में अपने पाप का जो बीज बो गया वो खुलकर सामने आने लगा। तो अंजला मुझसे उसकी बीमारी का बहाना करके एक पहाड़ी मकाम पर ले गई, जहां रंजनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अंजला ने वहां के अस्पताल में रंजनी के बच्चे का नाम लिखाते हुए भूल से उसी का नाम ले दिया जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बच्चे की पैदाइश के बाद अंजला ने उसे वहां एक गरीब कुंबे के हवाले सौंपा और रंजनी को लेकर वापस आ गई। मैंने कहा, क्या आपको रंजनी और रमेश गुप्ता की कहानी के बारे में कुछ खबर नहीं थी? खबर होती तो मैं उसे ऐसा करने वाले को गोली मार देता, नरेश चंद्र ने हाथ मलते हुए कहा। फिर कुछ देर बाद गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, अंजला ने बहन की बदनामी के डर से मुझसे बात छुपाई। 2 साल बीत गए तो उसने रंजनी के लिए कई जगह रिश्ते की बात चलाई, लेकिन उस अभागन के भाग में जो लिखा था वो पूरा हो गया। रमेश गुप्ता जो 2-2.5 साल तक कहीं मर खप गया था, दोबारा आ गया। अंजला इस बार उसके रास्ते की दीवार न बनी, क्योंकि उसको सारी बात मालूम हो चुकी थी। अस्पताल से उसने बच्चे की पैदाइश का कागज़ निकलवा लिया। अंजला को मेरी बदनामी और रंजनी के भविष्य के कारण ज़ुबान बंद रखनी पड़ी। वो रमेश की हर जायज़ नाजायज़ बात मानती रही, लेकिन मेरे एक पुराने वाकफकार पंडित भूषण लाल ने मुझे खामोशी से सब बता दिया। मुझे मालूम हुआ कि रमेश ना सिर्फ अंजला को ब्लैकमेल कर रहा था बल्कि बड़ी रकमें ऐंठ रहा था। रंजनी भी उसके सामने ज़ुबान खोलने से मजबूर थी। मेरा कारोबार फैल चुका था। समाज में मुझे अच्छे नाम से याद किया। बात घर से निकलकर बाहर जाती तो मेरी साख खराब होती। बड़ों का कहना है कि गंद को उछालने से बेहतर है कि दबा दिया जाए। मैंने यही कोशिश की। पंडित भूषण लाल मेरा पुराना नमकख्वार था, भरोसे का आदमी था। मैंने उसके ज़रिए रमेश और रंजनी की शादी की बात की, मगर शर्त ये भी रखी कि वो शादी के बाद रंजनी को लेकर दूसरे मुल्क में रहे और यहाँ आने की गलती ना करे। उसने मेरी शर्त मान ली, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि अगर मैं उसे बिजनेस में 2 आने का भागीदार बना लूँ तो वो कभी सामने नहीं आएगा। मैं उसका नाम अपने नाम के साथ शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन अंजला आड़े आ गई। मैं समझ रहा था कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। उसे अपनी और बहन के भविष्य के साथ मेरे कारोबार की भी चिंता थी। उसने जिद की तो मैंने रमेश की शर्त मान ली। कमरे में फिर सन्नाटा हो गया। नरेश चंद थोड़ी देर खामोश बैठा रहा, फिर वो कहने लगा, मैं ज़ुबान दे चुका था, इसलिए एक लगी बंदी रकम अंजला के ज़रिए रमेश गुप्ता को भेजता रहा। मेरा ख्याल था कि जो राज मेरे सीने में दफन है उसकी भनक अंजला के सिवा किसी और को नहीं पड़ेगी, लेकिन कारोबारी लेन देन में रुपए का लेन देन कभी कभी सारे भांडे फोड़ देता है। किसी तरह तुम्हारे पिता को, जो मेरे करीबी दोस्त थे, रंजनी और गुप्ता की कहानी मालूम हो गई। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं गुप्ता का नाम अपने कारोबार से अलग कर लूं। मेरी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन ये मुझे ख़तरा था कि अगर रमेश गुप्ता अपनी कमीनगी पर उतर आया तो बात बिगड़ जाएगी। मेरे और अंजला के दरमियान शर्म की जो दीवार खड़ी थी, मैं उसे ख़त्म नहीं करना चाहता था। मेरी मजबूरी देखकर तुम्हारे पिता ने कारोबार के बहाने लंदन जाकर रमेश से मुलाकात की, लेकिन उसने तुम्हारे पिता की कोई बात नहीं मानी। वापसी पर यह बात भी मुझे तुम्हारे पिता ने बताई कि रमेश सफली जैसे इल्म का माहिर बन चुका था। रंजनी को उसने किसी रखेल से भी बदतर हालत में रख छोड़ा और ख़ुद दिन रात शराब में ऐश करता। नशे की हालत में उसने तुम्हारे पिता से ये भी कहा कि वो जल्द मेरे कारोबार का मालिक बन जाएगा। ये सुनकर मेरा माथा ठनका और मैंने तुम्हारे पिता ने मिलकर वकील से मशवरा किया और माकूल रकम जो मुआहदे के अनुसार तय हुई थी, रमेश गुप्ता को कोर्ट के ज़रिए अदा करके उसकी भागीदारी ख़त्म कर दी। लेकिन कंपनी की साख की वजह से गुप्ता का नाम कारोबार से नहीं हटाया। उसके लिए हमने गुप्ता नामी एक और वाकफकार को एक आने का पार्टनर जाहिर करके कानूनी तौर पर अपने हाथ मजबूत कर लिए। रमेश से ताल्लुकात ख़त्म करने के बाद अंजला को अपनी किसी सहेली के ज़रिए ये खबर मिली कि रमेश और रंजनी दोनों किसी हादसे में काम आ गए।
میں نے اپنے جانکاروں سے ان کے بارے میں پوچھا تو یہی پتہ چلا کہ لندن میں دیہی علاقے جس مکان میں وہ رہتے تھے مکان جل کر راکھ ہو گیا۔ پولیس کو اس مکان سے ہڈیوں کے ڈھانچے ملے۔ پولیس تحقیقات کی رپورٹ یہی بتا سکی کہ ان جلے ڈھانچوں میں 3 ڈھانچے مرد کے اور ایک عورت کا تھا۔ والد صاحب کی موت سے قبل ان کا زرغام نامی ایک دوست بھی روپ نگر کے علاقے میں پراسرار حالت کا شکار ہوا تھا۔ میں نے بات آگے بڑھانے کی خاطر کہا۔ نریش چندر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل صحیح۔ زرغام کی موت پر تمہارے پتا کے علاوہ مجھے تعجب تھا، اس لیے کہ وہ بھلے مانس بھی رمیش کو سمجھانے کی خاطر کبیر کے ساتھ بیرون ملک گیا، لیکن اس کی موت کی پشت پر ہم رمیش کا ہاتھ نہیں تلاش کر سکے، اس لیے کہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ رنجنی پہلے ہی جل بن کر پرلوک سدھار گئے۔ بہرحال زرغام کی موت کے ایک لمبے عرصے کے بعد تمہارے پتا کا بھی کوئی دشمن پیدا ہو گیا۔ وہ سامنے نہیں آتا تھا، صرف فون پر ہی دھمکی دیتا کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ میل جول ختم نہ کیا تو وہ دونوں کو قتل کر دے گا۔ میں نے پوچھا، دھمکی دینے کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ میری اس سے دوستی برداشت نہیں کر سکتا۔ نریش چندر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے پتا نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم تھوڑے عرصے کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ دھمکی بری کالیں آتی رہیں۔ ہم دونوں کا خیال تھا کہ وہ ہمارے کسی خاص کاروباری دشمن کی شرارت تھی جو ہمارا گٹھ جوڑ پسند نہیں کرتا تھا۔ کیا ان تمام باتوں کی خبر آنٹی کو تھی؟ میں نے کچھ سوچ کر انجلا دیوی کے کردار کو روشنی میں لانے کی کوشش کی۔ ہاں، تمہارے پتا چونکہ میرے گھر آتے تھے اس لیے وہ کسی حد تک جانکاری رکھتی تھی، لیکن نریش چندر نے بات کرتے کرتے مجھے دیکھا۔ تم نے خاص طور پر انجلا کے بارے میں کیوں پوچھا؟ سوری انکل، فی الحال میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیا تمہیں اپنے انکل پر بھروسہ نہیں؟ بات بھروسے کی نہیں، مصلحت کی ہے، میں ابھی زبان پر نہیں لانا چاہتا۔ میں نے کہا، دانش تم بچے ہو، میں دنیا دیکھ چکا ہوں، کاروبار کی اونچ نیچ نے مجھے منچ کی پرکھ بھی سکھا دی۔ اگر میں یہ کہوں کہ تم کسی کارن انجلا سے خوش نہیں تو میری سوچ غلط تو نہیں ہوگی؟ میں نے بڑی خوبصورتی سے کہا، میں آپ کے کسی بات کو غلط نہیں کہوں گا۔ پھر نریش چندر کہنے لگا، میرے اور انجلا کے بینک کھاتے الگ الگ ہیں۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اسے کبھی دھن کی کمی نہ ہو۔ ہر ماہ ایک بڑی رقم اس کے کھاتے میں جمع ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اسے جب رقم کی ضرورت ہوتی وہ ڈائریکٹ میرے اکاؤنٹ سے فون پر بات کر کے جتنی رقم چاہتی اپنے کھاتے میں جمع کرا لیتی۔ میں نے کبھی پابندی نہیں لگائی، لیکن تمہارے پتا کی موت سے کچھ عرصہ پہلے مجھے میرے اکاؤنٹنٹ نے بتایا کہ انجلا ہر ماہ اپنی لگی بدی رقم کے علاوہ بھی 1,00,000-2 لاکھ روپے میرے کھاتے سے اپنے کھاتے میں ٹرانسفر کرنے لگی۔ میں نے اکاؤنٹنٹ کی بات سنی انسنی کر دی، لیکن جب میں نے کھوج لگایا تو پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے کھاتے سے بھی بڑی بڑی رقمیں نکلواتی رہی۔ مجھے بینک سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اس بات کا کھٹکا ہوا کہ انجلا کسی چکر میں پھنس گئی۔ پجاریوں کے ساتھ اس کا اکیلے مندر آنا جانا بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے کھوج تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ روپ نگر میں تمہارے پتا کی موت کی خبر سن کر میری آتما کو جو دھچکا لگا تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں دیوانہ ہو گیا۔ فون کے ذریعے مجھے خبریں مل رہی تھیں۔ میں نے پولیس کمشنر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ مرنے والے کے شریر پر سود کا ایک خون آلود کچا دھاگا ملا تو میرے دماغ میں قاتل کے بارے میں جو پہلا خیال آیا وہ رمیش گپتا کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے اپنا شک دور کرنے کی خاطر روپ نگر کے ایس پی انچارج سے بات کی جو میرا واقف تھا۔ میں نے اسے رمیش گپتا کا حلیہ بتایا۔ بعد میں ایس پی نے مجھے انفارم کیا کہ اس نے ملتے جلتے حلیے کے ایک آدمی کو حراست میں لیا، لیکن اس کا نام سلامت خان تھا، جس کی گردن پر الٹی طرف کوئی ناسور بھی نہیں تھا۔ اسے ہر طرف سے کھنگالا گیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ وہی میرے والد کا قاتل اور آپ کا پرانا دشمن رمیش گپتا تھا۔ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ نریش چندر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے یقین ہے، میں نے کہا، کہ مکان کو آگ لگنے والا ڈرامہ بھی خود اسی نے رچایا تھا تاکہ پولیس اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ بلکہ میں تو یہ بھی بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ رمیش گپتا کے علاوہ رنجنی بھی زندہ ہے۔ جس آدمی کو پولیس نے سلامت خان سمجھ کر چھوڑ دیا وہ 100% وہی تھا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ نریش چندر کی حیرت قابل دید تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اس کو سکتہ ہو گیا۔ میں اب پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری کار کو حادثہ پیش آیا وہ بھی اتفاق نہیں تھا۔ میرا بد نصیب ڈرائیور رمیش گپتا کے کالے علم کا شکار ہو گیا
और आपके जन्मदिन पर शायद वो हमला पुजारी के बजाय मेरे ऊपर किया गया था, लेकिन कातिल से चूक हो गई। गुप्त अंधेरे और मेहमानों की भीड़ की वजह से हमलावर का निशाना खता हो गया। मैंने बड़े तलख लहजे में बात जारी रखी। आपको शायद ये भी सुनकर ताज्जुब होगा कि हमलावर भी एक पुजारी था और जिस स्याह रंग की गाड़ी में बैठकर फरार हुआ वो किसी और की नहीं बल्कि आंटी अंजला की मलकियत थी। नरेश चंद्र ने फिर उठकर कहा, अगर वो हरामी जिंदा है तो फिर अंजला को जरूर मालूम होगा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। फिर वो टहलते टहलते रुक कर बोला, अगर तुम्हारे ऊपर हमला कराने में अंजला का हाथ है तो फिर मेरे दोस्त की मौत के बारे में भी उसे कुछ जानकारी होगी। जब तुम्हारे पिता और जरगाम मेरे कारण रमेश गुप्ता को समझाने की खातिर बैरून मुल्क गए थे, उस वक्त भी अंजला ने मुझसे यही कहा था कि सांप की दुम पर पैर रखा जाए तो वो काट सकता है, और अब उसकी स्याह मर्सिडीज में किसी पुजारी का बैठकर फरार होना। नरेश चंद्र ने जुमला पूरा नहीं किया। एक लम्हे के बाद मुझे घूरते हुए बोला, तुमने अभी कहा कि रमेश के अलावा रंजनी भी जिंदा है। क्या तुम बताओगे कि तुम्हें ये बातें कहाँ से मालूम हुई? सॉरी अंकल, अभी मैं आपको नाम बताने से माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वालिद साहब की मौत के बाद मैं उनके कातलों की तलाश में हाथ पैर मारता रहा हूँ। रूपनगर भी गया और वहाँ जिस गरीब आदमी ने मुझे सलामत खाने के बारे में बताया उसे भी रास्ते से हटा दिया। मैंने जोगिया, प्रताप और दूसरे नामों को दरमियान से हज़फ कर दिया। मैंने ख्वाब की हालत में जो कुछ देखा वो गलत नहीं हो सकता। शायद कोई गैबी ताकत मेरी रहनुमाई कर रही जिसने मुझे कातिल के सिलसिले में इशारा दिया। मैंने ये भी देखा कि रंजनी को जंजीरों में जकड़ दिया गया और पुजारी उस पर जुल्म कर रहे थे। नरेश ने होंठ काटते हुए कहा, तुमने रंजनी को देखा? मैंने मोहतात अंदाज में कहा, नहीं, लेकिन मैंने ख्वाब में जिस औरत पर जुल्म होते देखा उसका मैं हुलिया बता सकता हूँ। मैंने रंजनी का हुलिया बताया तो नरेश चंद्र परेशान हो गया। वो मुझसे कुरेद कर सवाल करने लगा। मैं उन बातों की तफसील उनको बताने से परहेज कर रहा था जिनका ताल्लुक पुरस्रार वेट, सफ़ेद मोती या जोगिया की ज़ात से था। मैंने उस बच्चे का भी जिक्र नहीं किया जिसकी भटकती रूह ने मुझे उस मकाम तक पहुंचाया जहां रमेश ने अपने अमल से एक उधेड़ उम्र को काली के कदमों में कुर्बान करने की खातिर जवान बनाया, लेकिन उसकी ज़ुबान से गुप्ता का नाम सुनकर वो गुस्से पर काबू नहीं पा सका था। उसको मारने के बाद ही उसने किसी सरोजनी नामी औरत को आलाकार बनाकर फाखरा की ज़िंदगी से खेलने का मंसूबा बनाया। मैंने रंजनी के हवाले पर जब उस जगह और फ्रेम में लगी रमेश और रंजनी की गर्द आलूद तस्वीर का जिक्र किया तो नरेश चंद्र ऐसे चौंका जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, दानिश, अब मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। अगर वो जिंदा है तो फिर अंजला को मालूम होगा कि वो कहाँ है। बात कुछ समझ में आ रही है। मैंने हैरत से पूछा, क्या आप उस जगह से वाकिफ़ हैं? रमेश चंद्र ने जुमला अटकाते हुए कहा, हाँ, फिर उछलकर खड़ा हो गया। कमरे का बैरूनी दरवाज़ा एक धमाके से टूट कर गिरा। शोले भड़कते नजर आए और लोगों की चीखों पुकार सुनाई दी। मेरे जहन में रमेश का तस्वर बिजली बंद कर गूंदा। उसने जोगिया के कायम करदा हिसार को तोड़ने में नाकामी के बाद होटल के इस फ्लोर को आग लगा दी जहां हम मौजूद थे। मेरे अलावा नरेश चंद्र भी इस अचानक मुसीबत से बुरी तरह बौखला गया। लोग दौड़ते हुए नजर आने लगे। नरेश चंद्र ने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो धुआं ही धुआं नजर आया। उसने नीचे की तरफ चीख कर देखा, फिर बोला, दानिश, एक रास्ता अभी रह गया है। मैंने जवाब में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सोचने की कुव्वत खो चुका था। उसने रेलिंग पर दोनों हाथ जमा कर छलांग लगाई। मैंने सफ़ेद मोती को दोबारा मुंह में डाल लिया और हिम्मत करके भड़कते हुए शोलों के दरमियान से छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन खलाबाजी खाते हुए मेरा सर किसी ऐसी चीज़ से टकराया कि मैं अपना जहनी तवाज़न बरकरार न रख सका। बस एक लम्हा, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैं गनूदगी की अथाह गहराइयों में मेरा दिमाग डूबता चला गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।